नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, लेकिन संकट भारत की तरफ भी है। भारत की ये दुविधा है कि वो रूस को खुश रखे या यूएसए को, क्योंकि हथियारों को लेकर देखा जाए तो भारत रूस पर निर्भर है। दूसरी तरफ अमेरिका से भी भारत के कई सारे हित सधते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इस बार सही साबित हुए और वो लोग पिछले 2 महीने से चेतावनी दे रहे थे कि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। बहुत से देश, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, चीन और भारत भी शामिल है, ये मानते थे या मानना चाहते थे कि रूस सिर्फ धमकी दे रहा है, असल में ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अब वो हालात से निपटने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। एक बात जो आप रूसियों के बारे में कह सकते हैं, वह यह है कि वो अपने मकसद के पक्के होते हैं। और राष्ट्रपति पुतिन ने बृहस्पतिवार को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में ये साफ कहा था। चूंकि सैन्य क्षमता आधुनिक देशों की एक खास विशेषता होती है, इसलिए यूक्रेन को सैन्य मुक्त करने का मतलब है कि नेशन स्टेट के रूप में उसके अस्तित्व को ही खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा रूस ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति पुतिन के माध्यम से कहा। यूरोप का सबसे बड़ा देश अगर यूरोप के दूसरे सबसे बड़े देश पर परंपरागत तरीके से हमला कर रहा है, तो यह यूरोप के इतिहास में एक जबरदस्त मोड़ लेके आने वाला है। लेकिन इसका असर निश्चित तौर पर भारत और चीन के साथ साथ विश्व के दूसरे देशों पर भी पड़ने वाला है। फिलहाल भारत चुप्पी साधे बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बुधवार को बात की और उनसे कहा कि कूटनीतिक बातचीत के रास्ते पर लौटने के लिए सभी पक्षों की ओर से साझा कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन फिर भी भारत ने रूस की कार्रवाई पर खेद प्रकट नहीं किया है और ठोस रुख अख्तियार नहीं किया। भारत और चीन इस बात की पैरवी कर रहे थे कि इस उलझन को 2014-15 के मिन्स्क समझौते के आधार पर सुलझाया जाए। इस तरह यूक्रेन सरकार की अथॉरिटी बनी रहती और स्वायत्तता भी। लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी है। हत्या की तरह युद्ध को भी किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, इसके लिए आत्मरक्षा की दुहाई जरूर दी जाती है। पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर आर्टिकल 51 का हवाला देके कहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सदस्य देशों को आत्मरक्षा में कार्रवाई करने का अधिकार है। पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन से अलग हुए डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपल रिपब्लिक की तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। यह बात और है कि हमले के 3 दिन पहले ही रूसियों ने सुविधाजनक तरीके से इन दोनों का निर्माण किया है। इस हमले के साथ ही यूरोप का सुरक्षा का वह दायरा छिन्न भिन्न हो गया है जो दूसरे महायुद्ध के अंत के साथ कायम हुआ था। और यह वह दायरा था जिसने संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक सपने को साकार किया था। अब इस पूरे इलाके को समझना होगा कि वह कैसे इस स्थिति से निपटना होगा। इसका असर उसकी सुरक्षा और स्थिरता दोनों पर पड़ेगा, न सिर्फ यूरोप बल्कि यूरेशिया पर भी। अब रूस अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा से फिक्रमंद रहा है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नाटो और यूरोपीय संघ ने उसकी इस आशंका का भरपूर फायदा उठाया और उसने रूस को यूरोपीय प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना तो दूर, उसकी इस कमजोरी को अनदेखा करके 90 के दशक में नाटो को यूरोप में फैलने दिया। इसका नतीजा जॉर्जिया रूस युद्ध के रूप में नजर आया और इस जंग में जॉर्जिया अब अबखाजिया और दक्षिणी ओसेतिया गवा बैठा। अब यूक्रेन की बारी है और ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि किसी अनहोनी की चेतावनी नहीं दी गई थी। रूस और नाटो के रिश्ते बहुत खराब चल रहे हैं और इसका सबसे बुरा असर हथियारों से जुड़े समझौते पर पड़ा है, जिन्होंने शीत युद्ध वाले यूरोप को स्थिरता दी थी। जैसे यूरोप में परंपरागत बल समझौता, जिसे CFE समझौता कहते हैं, मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि या ओपन स्काई संधि भी की गई। आज रूस ने जो किया वो गलत है, लेकिन इसकी वजह से अमेरिका और उन यूरोपीय देशों की करतूतों को माफ नहीं किया जा सकता, जिन्होंने रूस की कठिन स्थितियों का बाकायदा गलत तरीके से इस्तेमाल किया। वो कह सकते थे कि उन्होंने यूक्रेन को बफर देश के तौर पर मान्यता दी है जो तटस्थ है, लेकिन उन्होंने न सिर्फ यूक्रेन को अत्याधुनिक एंटी एयर और एंटी टैंक मिसाइलें दी, बल्कि अपने ट्रेनर भी वहां भेजे। अब वो कह रहे हैं कि मौत से संघर्ष करना यूक्रेन का कर्तव्य है, जबकि इस संघर्ष में कामयाबी की उम्मीद बहुत कम है। अब यूक्रेन वाले कह रहे हैं कि भैया वो जाएं तो कहाँ जाएं। अब इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। रूसियों का दावा है कि उनके कृत्य को जंग नहीं कहा जा सकता, बल्कि वह यूक्रेन को सैन्य मुक्त और नाजी मुक्त करने का विशेष सैन्य अभियान है। क्योंकि कोई संप्रभु देश अपनी मर्जी से सैन्य मुक्त नहीं होना चाहेगा, इसलिए रूस का भी फौरी मकसद यह है
कि वह रौब दिखाकर यूक्रेन को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करे। जहां तक नाजी मुक्ति का सवाल है, तो वह यूक्रेन की राजनीति को सभी राष्ट्रवादी तत्वों से मुक्त करने का एक संकेत है। रूसियों के दिमाग में एक किस्म का फिनलैंडीकरण चल रहा है, जो कि दूसरे महायुद्ध के बाद फिनलैंड से मुकाबला करने वाली सैन्य परिस्थितियों से पैदा हुआ था। या यह मॉस्को ही तय कर सकता है कि क्या यूक्रेन को भी बेलारूस जैसा बनाना है, जिस पर एक तरह से रूस का ही शासन चलता है। वैसे यकीनन संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए एक उल्लेखनीय स्थिति है। इजरायलियों ने सैन्य कब्जे के जरिए फिलिस्तीन के उदय को रोका, और रूस संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य को अपनी सेना को खत्म करने और अपनी राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन करने को अब मजबूर कर रहा है। बाइडेन ने टिप्पणी की थी कि पूरी दुनिया यूक्रेन के लिए दुआ मांग रही है, लेकिन भारत के लिए यह सुर बेसुरे है। 20 नवंबर 1962 को जब भारतीय सेना पूर्वी सेक्टर में धराशायी हो गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मेरा दिल असम के लोगों के लिए धड़क रहा है। तब नेहरू पर आरोप लगा था, हालांकि यह गलत था, कि उन्होंने असम को उसके हाल पर छोड़ दिया था। अब इतिहास बाइडेन पर क्या फैसला सुनाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह इस अभूतपूर्व स्थिति को कैसे संभालते हैं, क्योंकि दूसरे महायुद्ध के बाद पहली बार दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र पहले ही साफ कर चुका है कि वह इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। इसका जवाब यह होगा कि रूस पर प्रतिबंध लगाए जाएं। इसलिए देखना यह है कि इसका क्या असर होगा। इसमें कोई शक भी नहीं है कि अमेरिका पर रूस को चोट पहुंचाने का विश्व स्तरीय दबाव है, लेकिन इससे क्रेमलिन का बर्ताव बदलेगा, इसमें भी शक है। जैसा कि पुतिन के लहजे और रूस के उलाहनों से पता चलता है, रूस हाथ मिलाने की बजाय बार करता रहेगा। कम से कम जब तक पुतिन मौजूद है, तब तक तो वो ऐसा करता ही रहेगा। अब इस हमले ने चीन और भारत के सामने एक अलग अलग विकल्प पेश किए। चीन की दुविधा तभी साफ हो गई थी जब उसकी प्रवक्ता हुआ चुएंग ने बृहस्पतिवार सुबह इस बात से इनकार किया कि बीजिंग यूक्रेन का साथ दे रहा है। उन्होंने कहा था कि चीन यह नहीं देखना चाहता कि यूक्रेन में आज जो हो रहा है। चीनी लंबे समय से सभी देशों की संप्रभुता पर जोर दे रहे हैं, और चीन नहीं चाहता कि उसके मामले में दखल दिया जाए। चीन की इस पहल या यह स्थिति उसकी स्थिति को कमजोर करती है। इसके मद्देनजर बीजिंग को संयुक्त बयान पर पछतावा होना चाहिए, जिस पर उसने 4 फरवरी को रूस के साथ दस्तखत किए थे। उस बयान में कहा गया था कि दोनों देशों के बीच के बंधनों की कोई सीमा नहीं है, और उनके बीच सहयोग के लिए कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कि जहां पर वो सहयोग नहीं करेंगे। बीजिंग इस बात से खुश हो सकता है कि यूरोपीय संकट अमेरिका को अपना ध्यान भारत प्रशांत से दूर करने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन यह हमला बीजिंग के लिए भी नुकसानदेह होगा, क्योंकि यूरोप उसका प्रमुख बाजार और टेक्नोलॉजी का सोर्स है। इसके अलावा यूक्रेन के चीन के साथ घनिष्ठ संबंध रहे हैं, क्योंकि वहीं से उसने सैन्य टेक्नोलॉजी हासिल की है। अब बात करते हैं भारत की। भारत की दुविधा कम जटिल नहीं है। हम रूस पर हथियारों के लिए निर्भर हैं, और कुछ कूटनीतिक हथियारों और प्लेटफार्मों के लिए जरूरी तकनीक उसी से लेते हैं, जैसे मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोपेल्ड पनडुब्बियां। फिर S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर भी बात हुई। अब यह देखना है कि रूसी हथियारों के व्यापार से नाखुश अमेरिका क्या भारत के खिलाफ इसे एक बड़ा हथियार बनाएगा। ऐसी स्थिति में अगर तुम हमारे साथ नहीं तो तुम हमारे खिलाफ हो वाला तर्क लागू होता है। इससे टकराव भी पैदा हो सकता है। इस सच्चाई के बावजूद कि भारत प्रशांत कूटनीतिक दस्तावेज में बाइडेन प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत की एक बड़ी भूमिका हो सकती है, और उसे मदद देने की जरूरत है। बात यह है कि अमेरिका की हमेशा से नीति रही है कि यूरेशिया में किसी बड़े नेता को उभरने ना दिया जाए, लेकिन अटलांटिक सागर के परे के देशों के साथ रिश्ते जोड़ने को भी प्राथमिकता दी गई, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संपन्नता का सैद्धांतिक आधार है। अब जब यूरोप की सुरक्षा को खतरा है, तो अमेरिका को फिर से अपनी भारत प्रशांत नीति का आकलन करना चाहिए। और जब रूस अंतर्राष्ट्रीय अपमान का सामना कर रहा है, तो भारत को अपने रुख को क्या बदलना पड़ सकता है। ये तो देखते हैं, आगे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।